नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम बात करेंगे पोल्यूशन पे। किस तरीके से पोल्यूशन ने हमारे जीवन को नर्क बना दिया है, अनेकों बीमारियां लोगों के घर कर रही है। आम आदमी पोल्यूशन को लेकर के बेहद परेशान है। ऐसे में सवाल उठता है कि इससे बचाव के किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, उस पर आज हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर सुधा यादव, जो प्राइम हॉस्पिटल के अंदर है। सीधा इनसे बात करेंगे कि पोल्यूशन को लेकर के ऐसे क्या सुझाव है जो आम आदमी अपना सुरक्षा कवच बना सके। क्योंकि जाहिर है पोल्यूशन जिस तरीके से हो रहा है, चाहे गाड़ियों से हो, चाहे किसी और चीजों से हो, पोल्यूशन एक बड़ी समस्या देश के अंदर है। सबसे बड़ी बात यह, ठंड के मौसम में पोल्यूशन और भी ज्यादा खतरनाक और हैवी हो जाता है, जो आम आदमी को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। उसी में जानेंगे कि डॉक्टर सुधा यादव क्या सुझाव देती है, किस तरीके से पोल्यूशन से बचाव किया जा सकता है। मैम, नमस्कार। आई एम डॉक्टर सुधा। आई एम MBBS MD पीडियाट्रिक मेडिसिन। तो आज हम बात करेंगे कि पोल्यूशन की वजह से किस तरीके से बीमारियां बढ़ रही हैं, कौन कौन सी बीमारियां बढ़ रही हैं, और पोल्यूशन इस मौसम में इतना ज़्यादा क्यों होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब इस टाइम जैसे आप देख रहे होंगे न्यूज़ में भी, दिल्ली में AQI 500 से ऊपर जा रहा है, डेली वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बीमारियां बढ़ रही हैं। तो इस टाइम में होता क्या है, पोल्यूशन तो वैसे 20 पूरे साल भी रहता है, लेकिन जब टेम्परेचर कम होता है तो स्मोक प्लस फॉग मिलके स्मोग बनाता है। मतलब कि जो पार्टिकुलेट मैटर जो आपका होता है पोल्यूशन, वो डिजोल्व नहीं होता है, वो एयर क्वालिटी को काफ़ी ख़राब कर देता है, जिससे विजिबिलिटी कम होती है और एयरवे इरिटेशन होती है। तो टॉप टू बॉटम हम शुरू करें तो जहाँ तक बीमारियों का सवाल है, जिनको पहले से क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी एयरवे डिजीजेज हैं, जैसे एस्थमा है, COPD है, आपका एम्फाइसीमा है, ये जिनको पहले से प्रॉब्लम है वो 100 से 200 गुना बढ़ जाती है, और जिनको नहीं है उनके अंदर होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि एक तो टेम्परेचर कम होना, दूसरा पोल्यूशन वहीं पे रहना। डिजोल्व नहीं होने की वजह से क्या होता है कि हार्ट प्रॉब्लम्स, लंग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लंग्स की प्रॉब्लम बढ़ती है, हार्ट प्रॉब्लम भी इस मौसम में बढ़ती हैं। और जब जब भी कोई एक ऑर्गन इफेक्ट होता है हमारा, तो ऐसा बहुत कम होता है कि बीमारी प्रॉब्लम सिर्फ वहीं तक लिमिटेड हो। तो ये जो जुकाम खांसी है, ये हम देख रहे हैं लोगों को, ये इसी की वजह से है। हाँ जी, जैसे एलर्जी, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस, उसके बाद एम्फाइसीमा, ये सारी चीज़ें रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ बोलते हैं आज। इनको रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ मतलब कि जब आपका पार्टिकुलेट मैटर ज़्यादा होता है तो आपका एयरवे नॉर्मल से ज़्यादा रिएक्ट करता है। नॉर्मल से ज़्यादा रिएक्ट करने से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी। वो चीज़ें बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म होती हैं, लेकिन जब वो एक बियॉन्ड लिमिट बढ़ जाती हैं तो वो प्रॉब्लम करने लग जाती हैं, जैसे कि थूक आना, स्पूटम आना, खांसी रहना, नज़ला, नाक बहती रहना, और ये चीज़ें जिससे धीरे धीरे डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रेथलेसनेस, ये सब शुरू हो जाता है। जिनको ऑल पूरे साल के अंदर रहता है अस्थमा या COPD, एक बेस लाइन ना, देखिए हर पेशेंट का अलग हो सकता है, किसी किसी का बेस लाइन रिएक्टिविटी ज़्यादा है। अब जो ऑलरेडी मेंटेनेंस थेरेपी पे हैं, प्रोफाइल एक्सिस पे हैं, उनकी प्रॉब्लम 200 गुना बढ़ जाती है। सेकंड, जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जैसे टेम्परेचर कम होता है ना, तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, ब्लड वेसल्स भी कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, एयरवे भी कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। दोनों की वजह से ही BP की बीमारियां, हार्ट अटैक की, अनस्टेबल इंजन, ये सब चीज़ें इस मौसम में बढ़ती हैं। और इस मौसम में बढ़ती है, उसी के बचाव पे हम बात कर रहे हैं। जैसा अभी डॉक्टर महोदय बता रही है कि जब ये टेम्परेचर, क्योंकि ठंड का मौसम है, एक ठंड का दबाव होता है, ऊपर से पोल्यूशन होता है, तो जाहिर है ये पोल्यूशन 2 गुना बढ़ जाता है। और एक बरसात ना आना, अभी अगर बरसात आ जाए तो जाहिर है कहीं ना कहीं टेम्परेचर डाउन जाएगा, पोल्यूशन कम हो जाएगा, धूल मट्टी कम हो जाएगी। वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा रीजन है, उस पर बात करेंगे। अगर बरसात हो जाए तो लगता है ये गाड़ियों का पोल्यूशन, धुआं वगैरह, ये थोड़ा सा, देखिए पार्टिकुलेट मैटर थोड़ा सा सेटल हो जाएगा। हालांकि टेम्परेचर कम होना अपने आप में इंडिपेंडेंट इतनी बीमारी को जन्म नहीं देता, लेकिन जो स्मोक हम इनहेल करते हैं वो सबसे बड़ा कारण है बीमारियों का बढ़ने का। साइनोसाइटिस, राइनाइटिस, टॉप टू बॉटम बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसे में क्या बचाव करें आम आदमी? देखिए सबसे पहले तो ये है कि मास्क का यूज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है।
एयर फिल्टर्स का रोल है, लेकिन यह है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हैं उनके अंदर आपको एक्सपोजर होगा। आउटडोर एक्टिविटीज़ को थोड़ा लिमिट करें। जो लोग ऑलरेडी मेडिकेशन पे हैं, जिनको प्रॉब्लम है पहले से, जैसे जो कार्डियक पेशेंट्स हैं उनका NYHA ग्रेड 1 टू ऑलरेडी है, उनको एक्सर्शनल एस्थमा होता है या एक्सर्शनल उनको डिस्निया होता है या चेस्ट पेन होता है, जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम है, पेशेंट को अपनी बीमारी के बारे में अंदाजा होता है, वो अपनी एक्टिविटीज को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करें। ये शुगर पेशेंट को हाँ जी, देखिए शुगर जो है ना, एक ऑर्गन की बीमारी है ही नहीं। शुगर तो मल्टी सिस्टम प्रॉब्लम है, जिसमें कार्डियक इन्वॉल्वमेंट, रीनल, किडनी इन्वॉल्वमेंट, वो सारी चीजें होती उन पे हैं। ज्यादा इफेक्ट करता होगा शुगर पेशेंट। देखिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शुगर पेशेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? न्यूरोपैथी होती है। उनको पेन होता ही नहीं है, धीरे 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 ग्लाइसेमिक डैमेज से ना नसें डैमेज होती रहती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज तो ये है कि जो लोग ऑलरेडी मेडिकेशन पे है, या तो दिल की बीमारी के कारण या फेफड़ों की बीमारी, अस्थमा, किसी भी बीमारी के कारण कोई मेंटेनेंस थेरेपी पे है, तो उस दवाई को तो छोड़ना ही नहीं है। ये नहीं सोचना कि अब दिक्कत नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, फिर 2 महीने बाद जब दिक्कत होगी तब देखेंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेंटेनेंस थेरेपी इसीलिए दी जाती है कि वो प्रॉब्लम कंट्रोल में रहे। तो जो ये तो सुना आपने कि अपनी दवाई को ना छोड़े, जिनकी ऑलरेडी दवाई चल रही है। ये एक बड़ा सुझाव कहीं ना कहीं बता रही है डॉक्टर महोदय कि जिनका मान लो अस्थमा का हो या हार्ट की किसी को प्रॉब्लम हो और उनकी कोई मेडिसिन चल रही है, उसको कंटिन्यू रखे। शुगर के अगर कोई पेशेंट है, वो अपनी दवाई को कंटिन्यू रखे, क्योंकि ऐसे मौसम में उनका ब्लड भी गाढ़ा हो जाता है। तो उन डॉक्टर की दी हुई जो प्रिस्क्रिप्शन होती है, जो दवाइयाँ होती है, उसको कंटिन्यू रखे। लेकिन सवाल ये है मैडम कि जो लोग व्हीकल में चलते हैं, क्या बहुत सारे लोग हम देखते हैं गाड़ी खोल के चलते हैं। हालांकि अब तो तमाम गाड़ियां AC हो गई है, लेकिन ऐसे में मान लो महानगरों में हम जा रहे हैं, तो किस तरीके से उसका बचाव हो? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अपना अननेसेसरी ट्रेवल आप लिमिट करें, नंबर 1 बात। नंबर 2, अगर पॉसिबल है वर्क फ्रॉम होम का कोई ऑप्शन, तो वो भी ले सकते हैं। आजकल तो दिल्ली गवर्नमेंट ने भी ये स्टेप लिया है कि कुछ लोगों को वर्क फ्रॉम होम दिया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये मिनिमाइज द एक्सपोजर। वही जो भी एलर्जन है, जो भी आपका प्रॉब्लमेटिक फैक्टर है, उसको मिनिमाइज करना ही सबसे बड़ा लेकिन सॉल्यूशन। ग्रामीण अंचल में आपको लगता है पोल्यूशन ज्यादा है, चूल्हे पे रोटी हाँ जी, हाँ बनती जी, है। बिल्कुल। पराली जलाने का भी ये जो है ना, अपने कुछ करनाल साइड में एरिया में काफ़ी होता है। तो वो तो एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि हम जो है ना, ये जलाने वाली प्रक्रिया कम करें। बाकी जो पोल्यूशन वहाँ है, उसमें ये है कि थोड़ा बहुत आप आसपास में पानी छिड़क सकते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम से कम कर सकते हैं। दूसरा, मास्क का यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इट इज़ इफेक्टिव। मतलब देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, जो कहीं ना कहीं धूल या सीमेंट वगैरह डस्ट जो कहें कि ज्यादा उड़ती है, तो उस पे भी सरकार को चाहिए कि थोड़ा कंट्रोल कर दे, या देखिए ऐसे मौसम में ना करे। गवर्नमेंट अपने हिसाब से सारे मेजर्स करती ही हैं। देखिए वो तो उनकी डिसीजन है। अब वो जब जिस चीज़ को ठीक समझते हैं, दे आर ऑलरेडी टेकिंग गुड स्टेप्स। बट जो हमारे लेवल का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो यही है कि हम एक्सपोजर को थोड़ा मिनिमाइज करें, और अपने लेवल की जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई ज़्यादा जलाना नहीं है, कूड़े को पराली नहीं जलानी है, ये हम इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, जहाँ तक हम अपनी हेल्थ के बारे में, तो सबसे पहले हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। गवर्नमेंट तो उसके बाद है, सबसे पहले तो हमें ही सोचना पड़ेगा ना अपनी हेल्थ के लिए। तो जो आपके मेडिकेशंस एडवाइज्ड हैं, वो उनके हिसाब से चलने दीजिएगा, उनको डिस्टर्ब नहीं करें। क्योंकि बीमारी को 5% 10% पे कंट्रोल करना बड़ा आसान है, 2 दवाई पे कंट्रोल हो जाएगी। एक बार वो बियॉन्ड लिमिट चली गई तो हॉस्पिटलाइजेशन, ICU स्टे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा क्या होता है कि सिम्टम्स कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। अब कफ है, कफ एक ऐसा सिम्टम है, खांसी, जिसमें वेरिएड स्पेक्ट्रम ऑफ बीमारी हो सकती है। सिर्फ अगर हार्ट फेलियर भी होगा तो भी कफ हो सकता है। अब वो चीज़ सेल्फ मेडिकेशन या सेल्फ डायग्नोसिस कभी नहीं करना। हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएं और उसके एडवाइस के हिसाब से काम करें, क्योंकि कफ एक बहुत कॉमन सिम्टम है। आपके हार्ट फेलियर में भी हो जाएगा, एस्थमा में भी हो जाएगा। वो अंडरलाइंग कंडीशन क्या है पेशेंट की, वो उस पर डिपेंड करता है। सुना आपने, पेशेंट पे डिपेंड करता है। हर पेशेंट में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। अगर कुछ सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो जाहिर है आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। लेकिन एक बड़ा सवाल कर लेते हैं मैम, स्मोकिंग वगैरह और ये तमाम चीजें, ये पोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाती है धीरे, क्योंकि हम स्मोकिंग करते हैं उसका भी पोल्यूशन होता है, गाड़ियाँ चल रही है उसका भी पोल्यूशन होता है, एयर है या धूल डस्ट वगैरह है। ऐसे में और ऐसी क्या बीमारी के लंग्स से भी जुड़ी हुई बीमारी होती है? देखिए स्मोकिंग तो एक अकेला सिंगल इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है, टॉप टू बॉटम, बहुत सारे कैंसर्स के लिए। वेसल्स ब्लॉकेज होती हैं, बर्जर डिजीज जिसको बोलते हैं, लैरिंग्स कैंसर। कुछ कैंसर तो ऐसे हैं जो सिर्फ होते ही स्मोकिंग से हैं, जिसका दूसरा कोई कारण ही नहीं है।
तो और स्मोकिंग से आपकी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, एमआई, अनस्टेबल एंजाइना, सीओपीडी, ये 200 गुना बढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ तो उसके का भी ज्यादा एक्टिव, चलन है। हाँ जी, वो भी स्मोकिंग सीओपीडी को कंट्रीब्यूट करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ निकोटिन इनहेलेशन से कुछ हो रहा है, वो इट इज इक्वली हार्मफुल। हुक्का पीने का ऐसा कोई यूज आज तक कहीं नहीं लिखा है, ना किसी स्मोकिंग करने वाले हुक्के पीने वाले को आज तक गोल्ड मेडल मिला है कि भाई उसने बहुत अच्छा काम किया तो ठीक है स्मोकिंग की जानी चाहिए। तो नंबर एक, एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग दोनों ही हार्मफुल है। एक्टिव स्मोकिंग मतलब जो आदमी खुद बीड़ी पी रहा है या सिगरेट पी रहा है, पैसिव मतलब जब हम उनके पास बैठे और उसको इनहेल कर रहे हैं। तो दोनों के ही डेंजरस इफेक्ट है। ऐसे सर्कल में भी ना बैठे जहाँ पे लोग स्मोकिंग कर रहे हैं। दूसरा, स्मोकिंग से और प्लस विंटर्स में जब ठंड कम होती है तो ये 400-500 टाइम्स इट बिकम्स मोर डेंजरस। पेशेंट स्टार्ट हैविंग चेस्ट पेन, अनस्टेबल एंजाइना, वो सिम्टम ही कंफ्यूज होते रहेंगे। अगर किसी के हो तो इसके अंदर इन्फेक्शन का ज्यादा डर होता है दूसरों के अंदर। देखिए, इम्यूनिटी डाउन होती है, स्मोकिंग से इम्यूनिटी तो डाउन होती ही है, इसीलिए वो इतने सारे कैंसर्स का और सीओपीडीज का रिस्क फैक्टर है, उसीलिए ही है क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है। दूसरा, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत चेंज हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो स्मोकिंग तो बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। दूसरा, एक लंग कैंसर जो है, जहाँ तक बात कैंसर की है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो उसमें ये है रिस्क फैक्टर तो एलिमिनेट करना ही है। उसके अलावा सिम्टम आइडेंटिफिकेशन, यदि किसी को खांसी है, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, नहीं ठीक हो रही है, तो सेल्फ मेडिकेशन पे ना जाएं, उसका इवेल्युएशन होना चाहिए। सीटी, एक्सरे जो भी करवाना है कंसल्टेंट एडवाइस पे वो होना चाहिए, और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट। बिकॉज कैंसर की एक ही प्रॉब्लम है, इट इज़ पेनलेस। तो वो हमको जब तक पता चलता है स्टेज 4 हो जाता है एंड इट बिकम्स अनट्रीटेबल। तो कभी भी छोटे से छोटा सिम्टम, यदि चाहे खांसी ही है, कफ ही है, उसको इग्नोर नहीं करें। इग्नोर नहीं करें। अगर आपको लंबे समय से खांसी है, जुकाम है, या फिर आपको बार बार छींक आती है तो एक बार आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं, उनकी सलाह लें। क्योंकि एचआर न्यूज़ ने लगातार हेल्थ पे हम दिखा रहे हैं और हेल्थ का हमने कार्यक्रम स्टार्ट किया हुआ है। अन्य डॉक्टरों से भी अपील है, अगर वो भी अपने सुझाव या बीमारियों से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों को जानकारी देना चाहे तो उनके लिए भी एचआर न्यूज़ का मंच खुला है। डॉक्टर सुधा यादव से लगातार अलग अलग बीमारियों पे हम बात कर रहे हैं। आज हमने पॉल्यूशन पे बात की, इससे पहले हमने बच्चों पे की, ठंड के ऊपर की, ठंड का मौसम शुरू होने वाला, लेकिन अब कहें कि दिसंबर का महीना लगने वाला है, 2 दिन बाद ठंड अपने पूरे शबाब पर होगी। ऐसे के अंदर पॉल्यूशन से बचे और ठंड से बचे, और अगर कोई बात हो तो डॉक्टर से जरूर सलाह ले। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, एचआर न्यूज़, रेवाड़ी।